हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक हो ना? तो हम शुरू कर रहे हैं आज जो यूपी कांस्टेबल की हमारी सीरीज चल रही है मैथ की। आज प्रैक्टिस सेट नंबर अगला होगा। ठीक है बच्चों, यह जो सीरीज में करा रहा हूँ आपको, इसमें पीवाईक्यू भी है, मॉडल आंसर पेपर भी है, इसके बाद सिंपल क्वेश्चन पेपर भी है। इसके बाद जो 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई का पे जो पेपर हुआ है उसके भी क्वेश्चन मैं इसमें आपको डाल रहा हूँ। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा आपको दोस्त कि जो भी लेटेस्ट नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप उसको कवर कर सकोगे कि यूपी कांस्टेबल में भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैं एक एक दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन उसको मैं डालते चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसमें 30 प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज करा दूंगा, जिससे आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सर पढ़ा रहे करंट अफेयर का और प्लस जीके का, तो आप उसको भी कवर कर लीजिएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल के लिए आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ करके दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। भाई देखो भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपका काम है। अच्छे से अच्छे कंटेंट देना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देना, अच्छे से अच्छे ट्रिक बताना, कंसेप्ट बताना, ये मेरा काम है। तो बच्चों, मैं आपको एक लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि जिससे आपके यूपी कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं फिजूल की चीज आपको पढ़ा दूं जो कि सिलेबस से हट के हो। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगा कि ये भी क्वेश्चन फंस सकता है। तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, चलो देखिए दोस्त, ए वाला क्वेश्चन देखिए। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पिछले साल में आप देख लीजिए, बहुत पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, इन क्वेश्चनों की भरमार रहती है। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग घबराइए नहीं। आप समझिए कि सर ने वहां पे कैसे पढ़ाया है, उसके अनुसार आप कंसेप्ट लगाइए, आंसर आना ही है। देखो बच्चों, गुणनफल 30 की घात 5 गुणे 24 की घात 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। संख्या दिया है 30 का पावर 5 गुणे 24 का पावर 5। मेरे दोस्तों, जब भी इस तरह से दिया हो तो आप 30 ब्रैकेट के अंदर 30 को तोड़ो। 2 तिहाई 6 पंचे 30, कोई दिक्कत नहीं है सर। 24 को तोड़ो, इसको 2 को पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं भाई? 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 घात 5। अब रविंदर कह रहे हैं सर आप 2 को पावर 3 क्यों लिख दिया? अरे दोस्त, 24 को आप क्या ले सकते हो? 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, यही तो लिख सकते हो। तो 2 को पावर 3 को हमने 2 को पावर 3 लिख दिया इंटू 3, तो पूरे घात 5। ठीक है, अब सबके ऊपर जितने अंदर ब्रैकेट के हैं सबके ऊपर सिंगल घात लगाओ, यानी 2 को पावर 5, 3 की पावर 5 गुणे 5 पावर 5। यहाँ से कोई समझ दिक्कत हो रही है बच्चा? लोग बताइएगा। यहाँ बताओ 2 की पावर 3 रविंदर और गुणे 5 है, तो क्या करोगे? घात घात गुणा हो जाएगी, 3 पचे 15। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं? गुणे 3 का पावर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब जो बेस है उसको घात जुड़ जाती है। बेस का मतलब जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक बार लिखा जाएगा 5 और 5 15 20। अब अगला बेस क्या है? 3 का है, 3 का है, 3 का पावर 10 हो गया। अब बचा क्या? केवल 5 बचा। इस तरह से आ गया। जब लास्ट मोमेंट पे आ जाए और पूछ रहा है मेरे दोस्त अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, तो जो नीचे आ जाए तो जो घात होती है आपस में जुड़ जाती हैं। कब? जब पूछे प्राइम फैक्टर, यानी जब अभाज्य गुणनखंड पूछे, अभाज्य गुणनखंड जब आपसे पूछे दोस्त, तो जो घात होती है क्या होती है? आपस में जुड़ जाती। 20 प्लस 10 प्लस 5, 20 10 30 5 35। तो भाई आप लोग को यह सवाल समझ में आया कि नहीं? आप लोग बताइए, ईमानदारी से बताइए।
अगर समझ में आ गया हो दोस्त, भाई लोग, बच्चा लोग, तो आप एक थंब बनता है, आप थंब दे दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जिससे इसका फायदा उठा सकें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे चले बढ़ते हैं। ठीक है गुरुजी, आप आगे बढ़िए, हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो मेरे दोस्त क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद उसका जवाब देने की कोशिश करो। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेष पद 70 ही बचता है, वह संख्या ज्ञात करो। तो कह रहा है किसी संख्या के 70% में से इसमें 70 घटाया जाए तो शेष फल बच रहा है मेरे दोस्त 70 बच रहा है। यहां तक समझ पाए कि नहीं आप? अब 70% बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यह -70 इस तरफ पक्षांतर होगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 70 + 70, तो 70% बराबर क्या हो जाएगा, 140 के। तो मेरे दोस्त 70% बराबर 140 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 140/70, 7 दूना 14, यानी 1 यूनिट का मान कितना है मेरे दोस्त, 2 आया। तो 100% पे कितना आएगा मेरे दोस्त, 100% पे कितना आ जाएगा, 2 गुणे इसी में 100 से गुणा कर दो, 100 दूना 200। किसी बच्चा लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं आप लोग को, सही बताइएगा, क्लियर हो गई? आगे बढ़े, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मैं इसको ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है और पूछा जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा, तब आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, पहले सवाल को पहले पढ़ रहे हैं। यक्स और वाई क्रमशः 1200 और 2400 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद जेड 1800 रुपए में वार्षिक लाभ का 10% पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। ठीक है, 6 महीने बाद जेड 1800 रुपए के साथ पूंजी में शामिल होता है, किसके, ए और बी, सॉरी यक्स और वाई। ठीक है, और प्रबंधक के वेतन के रूप में वार्षिक लाभ का 10% भी प्राप्त करता है और उसको अलग से 10% का लाभ भी मिलता है। वर्ष का कुल लाभ जेड का वेतन देने से पहले, यानी जेड के वेतन देने से पहले उसको 7200 रुपए है, उसके 7200 रुपए है, तो जेड का प्राप्त अंतिम राशि क्या होगी? तो मेरे दोस्त यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से हैं, यक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, इनका पूंजी कितना है, ए पूंजी है यक्स की 1200, वाई की है मेरे दोस्त 2400 और जेड की पूंजी 1800 लगाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका अनुपात बनाओगे तो ए दो जीरो काटो और 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 तिरिक 18। तो मेरे दोस्त जो पूंजी का अनुपात आया 2:4:3, यहाँ तक आ गया। अब इसमें कह रहा है 6 महीने बाद, यानी समय का भी अनुपात निकालना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त समय का अनुपात क्या होगा, कह रहा व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद जेड जुड़ता है, तो जेड जब 6 महीने बाद जुड़ता है तो एक्स वाई पहले शुरू हो गए, पहले वर्ष से, तो उनको पूरा साल लगा होगा, यानी 12 महीने लगा होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स का मान हम 12 लिख दें, वाई का मान हम 12 लिख दें। अब जेड का मान क्या लिखेंगे, कह रहा है जेड का वही 6 महीने बाद शुरू करता है, इसका मतलब क्या है, 12 में हम 6 घटा देंगे, आ जाएगा 6, यानी जेड का समय क्या आ जाएगी, 6। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 6 का नम 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो अनुपात कितना आ गया मेरे दोस्तों, 2:2:1। किसका अनुपात आया, समय का अनुपात आया। ठीक है, किसका अनुपात आया, अब समय का। अब मेरे दोस्त जो तीसरा मान होता है लाभ, भाई जब पूंजी लगाए साल में बीता तो लाभ भी तो होता है कुछ, तो लाभ बराबर होता है मेरे दोस्त, हिंट जाने रहो, लाभ बराबर कैसे होगा, लाभ निकालने के लिए पूंजी जो अनुपात आया है और जो समय का अनुपात आया है इसको गुणा कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब है 2 दूना 4,
4 दूना 8, 3 का 3। लाभ का जो अनुपात आया 4:8:3। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। लेकिन अब कह रहा है और जेड प्रबंधक के वेतन के रूप में वार्षिक लाभ 10% होता है किस पे? 7200 रुपए। तो 7200 रुपए पे 10% का लाभ मतलब 10/100। 2 0 0 कट गया, आ गया 720 आ गया। ये किसका है? जेड का है। केवल जेड का लाभ है 720। तो कह रहा कुल पूंजी क्या होगी? तो मेरे दोस्त इसी 7200 में जेड वाला निकाल दो। जेड का जो एक्स्ट्रा प्रबंधक दिया था कितना निकालोगे? 720। आ जाएगा 0, 10 में 2 गए 8, 11 में 7 गए 4, इधर हो गया 6, 680। तो जो ये 680 कुल पूंजी है, जेड का लाभ निकालने के बाद एक्स वाई जेड का पूंजी, ठीक है, तो यह पूंजी इसके अनुपात के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 8 4 12 3 15, 15 बराबर कितना है मेरे दोस्त? 6480 के। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर क्या होगा? 6480/15। ठीक है, जब भाग दोगे मेरे दोस्त 6480 में 15 से भाग दो तो 15 चौका 60, 4 उतारो, 15 तिया 45, 8 में 5 गए 3, 15 दूनी 30। टोटल आ गया मेरे दोस्त 432 आ गया। ठीक है, अब जेड का कितना है मेरे दोस्त? जेड का अनुपात कितना है पूंजी वाला? 3 है, तो 3 से गुणा कर दो जेड वाले में। जेड वाले में 3 से गुणा कर दोगे मेरे दोस्त तो 3 गुणे 432। पूछ रहा है जेड की प्राप्त अंतिम, तो जेड वाले का अनुपात कितना है पूंजी वाला? 3 है। 3 और 1 यूनिट का मान कितना आया? 432 से पूरा करो तो आ जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 1296 आ गया। जेड की पूंजी आ गई और उसको लाभ और क्या मिला था? 720 मिला था। 6 9 2 11, 7 2 9 1 10, 1 1 2। उसको पूंजी का भी कुछ मिला और जो लाभ 720 मिला था दोनों को जोड़ लिया तो आ गया 2016 रुपए। यही जेड की अंतिम राशि होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रत्येक बच्चे को यह क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट पे डिस्कस कर दिया, हर एक पॉइंट बता दिया, तोड़ के बता दिया कहां से कैसे कौन सा जुड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इसको अगर समझ में ना आया हो तो एक बार आप दोबारा वीडियो देख लीजिए। आगे बढ़े? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार्ट दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 10% की कम कीमत पर खरीदता है और 18 रुपए में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो शुरू में देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो मेरे दोस्तों सीपी फिर मान लो 100 रुपए रहा होगा। जब क्रय मूल्य शुरू में नहीं दिया है तो सीपी 100 रुपए रहा होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कह रहा है 15% लाभ पर बेचता है तो 100 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 115%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि उसने उसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता यानी क्रय मूल्य कम, दूसरा तो नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य कह रहा है 10% कम। 10% कम का मतलब 100 में 10 घटा दो 90%। ठीक है, खरीदा होता तो 18 रुपए कम में बेचा होता और उसे 25% लाभ होता। थोड़ी देर के लिए ये छोड़ दो और कितने का लाभ हो रहा है? 25% का। मेरे कहने का मतलब है इस पे 90 पे 25% का लाभ हो रहा है तो क्या कर दोगे? 25 बटे क्या करोगे? 125/100 यही तो करोगे। क्या करोगे मेरे दोस्त? 25/100। ध्यान समझना, एक बार देखो आप लोग, एक बार आप लोग चेक करो।
कितने का लाभ हुआ होता बताओ? 25/100, यही तो होगा भाई। इस 90 पे 25% का लाभ हुआ होता, तो यानी 125 रविंदर कह रहे हैं सर 25, कैसे होगा 25 भाई? कैसे होगा 25? 125 होगा, 125/100। यहां तक बातें क्लियर होगा कि नहीं, सही बताना। उसे 25% का लाभ हुआ होता तो 125/100। कह रहे हैं रविंदर ये 18 रुपए कहाँ गए बेटा? मैं बता रहा हूँ 18 रुपए कम बेचा होता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता, यानी 90% विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 90% 125/100, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, और नीचे 2 बचा ही। जब भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी जो नया विक्रय मूल्य आ गया या 112.25 आया। यहाँ तक क्लियर? अब इसका जो डिफरेंस होगा मेरे भाई वो होगा 2, देखो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 115.0 में 1 1 12.5 निकालो, 10 में 5 गए 5, 4 में 2 गए 2, यानी 2.5, यानी 2.5 का मान आया है कब? 18 रुपए कम बेचा होता। बेचना का मतलब विक्रय मूल्य, यानी 2.5 बराबर कितना है? 118 रुपए की, ये बात हुई थी, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 18/2.5। तो 100 पे कितना होगा? 100 पे कितना होगा? 18/2.5 बुरे 100। यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं? अब दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, 25 चौका 100, 40 बचा, 18 गुणे 40, 18 चौक 72, 720 रुपए। यही हमारा क्रय मूल्य हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल रविंदर को दिक्कत है कि सर 18 रुपए वाला मामला कैसे हुआ। फिर से देखो, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रय मूल्य जब शुरू में नहीं मालूम है तो 100 रुपए होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 15% लाभ पर बेच रहा है, 115 होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। नया क्रय मूल्य कह रहे हैं उसने 10% कम कम कीमत पर खरीदा होता। खरीदना मतलब कास्ट प्राइस, तो 10 में 100 में 10 घटाओगे तो 90 तो आएगा। 90% 90% हुआ। कह रहा और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 125% का लाभ होता, ठीक है। तो इस पे लाभ हुआ है 125/100। जब इसको मैंने काटा पीटा तो आ गया 112.5। तो अब विक्रय मूल्य का जब डिफरेंस आया 2.5, ये बराबर किसके होगा? ये 18 रुपए के होगा। यहाँ ध्यान देना। तो एक यूनिट बराबर क्या होगा? 18/2.5। तो 100 पे कितना होगा? क्योंकि 100 क्रय मूल्य 100 माने हो, तो 100 पे कितना होगा? तो 720, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो थंब करिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े दोस्त, चल हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसको भी इंपॉर्टेंट दे दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवि साइकिल चला रहा है और दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंचने की योजना बना रहा है। कोई पॉइंट ए है, उस पे 1 बजे उस पहुंचना चाहता है। कौन? रवि, ठीक है। यदि वह 30 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंचता है, और यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो दोपहर 2 बजे पहुंचता है। उसे किस गति से चलना चाहिए ताकि वह ठीक दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंचे? तो मेरे दोस्त एक बिंदु ए है, ठीक है, इस पे 1 बजे पहुंचना चाह रहा है, वो 1 बजे पहुंचना चाह रहा है, लेकिन 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है वो, तो 12 बजे पहुंचता है, यानी वो 12 बजे पहुंचता है, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो 12 बजे पहुंचता है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 1 घंटे पहले। ये स्ट्रक्चर इसका बन गया। फिर यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, यानी दूसरा जब वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो कब पहुंचता है? 2 बजे। तो वह दोपहर 2 बजे पहुंचता है, यानी दोपहर 2 बजे पहुंच रहा है।
तो भैया बाद में पहुंचाता है, तो 20 किलोमीटर हिसाब से चलाता है, तो 2 बजे पहुंच रहे हैं, तो कितने घंटे पहले बाद पहुंच रहे हैं? 1 घंटे बाद। ये जो 30 किलोमीटर हिसाब से चल रहा है, तो 12 बजे पहुंच रहा है, तो 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। भाई 1 बजे है, 12 बजे पहुंच जा रहा है। उसके बाद 20 किलोमीटर पर चल रहा है, ठीक है, तो 2 बजे पहुंच रहा है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा? 2 में से गए 1 घंटे बाद पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है, ठीक है। तो कह रहा उसकी गति क्या होगी यदि वह ठीक 1 बजे पहुंचे। तो मेरे दोस्त ये क्या है? चाल है कि नहीं? तो चाल का अनुपात निकालोगे क्या हो जाएगा? 1 0 0 कैंसिल, 3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त चाल जब 3:2 है, तो चाल को उल्टा समय होता है। चाल को उल्टा क्या होता है? समय। तो समय क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2:3। 2:3, ठीक है। अब मेरे दोस्त इनका डिफरेंस कितना आया? एक यूनिट बराबर समय निकाल रहे हो, तो समय 1 ए है, 1 ए है, तो यहाँ पे याद रखना चाहिए।